All right. So in today's class, we are going to discuss about the complex social reality that is stated by Francois Bernier. बर्नियर एक बड़ा दिलचस्प इंसान रहा है। उसने एक तरफ तो बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया है हिंदुस्तान का, बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है, जिसका ये मानना है कि इंडिया इन कंपैरिजन विद द यूरोप is a country of beggars, and kings of India are also the kings of beggars and barbarians. All right. So Francois Bernier was definitely a person who was totally against the India's situation. He never considered that India is a great country or doing something very good. He was very much critical about it. दूसरी बात इसकी क्या रही है कि कहीं कहीं ये खुद ही कंफ्यूज टाइप का बात करता है। एक जगह कह रहा है ये भिखारियों का देश है, दूसरी तरफ कह रहा है पैसा दुनिया में पैदा ही इसलिए होता है कि इंडिया में जाके मर जाए, मतलब सारा दुनिया भर का धन इंडिया में आ रहा है। एक तरफ कह रहा है कि यहाँ का प्रोडक्शन सड़ियल क्वालिटी का है, 2 कौड़ी का है, दूसरी तरफ कहता है कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ की जो मसलिन या और भी जो कपड़े हैं वो इतने हाई क्वालिटी के होते हैं कि अमीर आदमियों के अलावा और कोई पहन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑन वन साइड he is very critical, and on the other side he is just stating few bright pictures of India also. In this way we can conclude that reality is always complex. Reality is not linear, simple or straightforward. किसी भी समाज को आप एक सीधी लाइन में नहीं कह सकते कि ये समाज खराब ही होगा या बहुत अच्छा ही होगा। हर समाज में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। कुछ मामलों में बढ़िया होगा, कुछ मामलों में घटिया भी होगा। तो बर्नियर के डिस्क्रिप्शन से ऐसा ही लगता है। आइए अब हम जानते हैं कि बर्नियर ने क्या डिस्क्रिप्शन ऐसा किया है जिससे हमें मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी का पता चलता है। तो बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन occasionally hint, not usually but occasionally, that hint about the more social complex social reality. Like on one hand he is saying that artisans had no incentive to improve the quality. एक साइड में वो कहता है कि हिंदुस्तान में जो आर्टिसंस हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता कि अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, क्योंकि उनके पास जो भी पैसा आता है वो तो सब टैक्स के रूप में छीन लिया जाता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भिखारी होता जा रहा है। ऑल प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, सारा प्रॉफिट वो स्टेट छीन लेता है। मैन्युफैक्चरर्स वर एवरीवेयर डिक्लाइनिंग, ये सारी चीज वो एक साइड में कह रहा है। दूसरे साइड में क्या कह रहा है वो भी समझो। कह रहा है एट द सेम टाइम ही इज अग्रीड दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल्स फ्लोड इनटू इंडिया। दुनिया भर का जो सबसे कीमती मेटल है, लाइक चांदी है, सोना है, वो हिंदुस्तान में आता है। वो कह रहा है हिंदुस्तान से जो सामान जाता है उसके बदले में हिंदुस्तान को सोना और चांदी मिलता है। तो भाई जब इतना खराब हमारा प्रोडक्शन था तो सोना चांदी दे के कौन जाता है पागल। इससे एक बात जाहिर हो गई कि वो खुद भी कंट्रोवर्शियल है कहीं कहीं। He also mentioned that there exists a prosperous merchant community engaging in long distance trade. वो ये भी बात करता है कि यहाँ पे कुछ बहुत प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी है जो बहुत दूर दूर तक व्यापार करते हैं। भाई तुम कह रहे हो कि ये देश भिखारियों का है, तो ये इतने प्रॉस्परस मर्चेंट कहाँ से आ गए? क्या ये सब के सब बर्नियर के नानी के गांव से आए थे? इससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि बर्नियर ने जितना भी क्रिटिक के रूप में आलोचना किया है देश की, उतनी बुरी स्थिति भी नहीं थी। एक कॉम्प्लेक्स कंट्री रहा है जिसमें कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था। बर्नियर मुगल शहरों के बारे में क्या कहता है? आपसे पूछा जाए कि डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी एज स्टेटेड बाय बर्नियर, तो आप ये सारी चीजें बताओगे कि बर्नियर ऑन द वन हैंड इज वेरी क्रिटिक, मींस ही had given a critical analysis of India, where he found that India is a country of beggars, where manufacturing is not of high quality, where there is no incentive for the artisans. On the other hand, he is saying that India's manufacturers were of high value.
दे वर एक्सपोर्टेड इन अदर कंट्रीज फॉर हाई वैल्यू। तो बहुत सारा सोना चांदी आता है, तो ये एक सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसने दिखाया। सेकेंड थिंग, मुगल शहरों के बारे में बात करें तो वो लिखता है कि 17वीं सेंचुरी में लगभग 15% लोग टाउन्स में रहते थे। शहरों की फिर भी अच्छी स्थिति थी, मतलब लगभग 10 से 15%, 15% लोग मतलब बहुत होते हैं। 15% आबादी हमारे यहाँ शहरों की थी, 85% गांव में रहते थे, बाकी सब शहर में रहते थे। मुगल सिटीज पर कैंप टाउन्स, बर्नियर के हिसाब से यहाँ के जो शहर थे वो एक तरह के कैंप टाउन थे। कैंप टाउन समझते हो? कैंप टाउन का मतलब हुआ जहां सैनिक छावनी जैसे, कि जहां पर जो है राजा की, बादशाह की छावनियां लगती थी, सैनिक जहां इकट्ठे हो जाते थे, उनका कैंप लगता था, वही टाउन बन जाता था। और वो तब तक टाउन रहता था जब तक वहां पर वो कैंट है, छावनी है, छावनी हटी टाउन खत्म। There were all kinds of towns, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन, सेक्रेट सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन, ये इस तरह के टाउन्स होते थे हिंदुस्तान में। कौन बता रहा है? बर्नियर। मैन्युफैक्चरिंग टाउन क्या है? जहां पर बहुत सारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं। ट्रेडिंग टाउन, जहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लेकिन व्यापार बहुत होता है, सामान खरीदना और बेचना होता है। पोर्ट टाउन्स है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं। सेक्रेट सेंटर है, सेक्रेट सेंटर क्या होते हैं? जहां पर मंदिर हैं। ऐसे भी बड़े सारे टाउन मिलेंगे, बनारस, हरिद्वार। पिलग्रिमेज टाउन, जहां पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। Existence of towns indicates the prosperity of merchant communities and professional class. जितना ज्यादा टाउन होगा उतना ही मर्चेंट्स की प्रॉस्पेरिटी आएगी और प्रोफेशनल क्लास उतना ही ग्रो करेगा। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन एंड देयर चीफ इज कॉल्ड सेठ। ठीक है, ये सारे ग्रुप महाजन कहे जाते थे। आज भी देखो देखो ज्यादातर जो है मर्चेंट कम्युनिटी होती है उन्हें महाजन ही कहा जाता है। और महाजनों का जो हेड होता है वो सेठ होता है। कहते हैं ना सेठ महाजन, तो ये सेठ महाजन कौन है? व्यापारी है। ज्यादातर जो व्यापार चलते थे वो कास्ट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के द्वारा चलाए जाते थे, मतलब एक कास्ट के लोग एक ही तरह का ऑक्यूपेशन करते थे। सही बात है? हाँ, उस दौर में तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता था। ठीक है। इन द अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद, the chief of the merchant community was called Nagar Seth, collectively represented the Mahajans. अच्छा, एक छोटा छोटा जो सेठ होता था वो तो सेठ था, लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस हाउस का मालिक होता था वो नगर सेठ होता था, पूरे नगर का सेठ है। तो नगर सेठ, सेठ, महाजन, इनसे क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि बिजनेस कम्युनिटी एक प्रॉस्परस कम्युनिटी उस दौर में भी हुआ करती थी, खास करके गुजरात, अहमदाबाद, इस तरह के जगहों पर। मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन, सेक्रेट सेंटर, पिलग्रिमेज सेंटर, इन पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि व्यापार से बहुत पैसा कमाते थे, काफी धनी थे। तो ये जो काफी धनी वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के हैं। अब सोचो, यही बर्नियर था जो थोड़ी देर पहले, अभी एक पेज पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये कह रहा था मिडिल क्लास यहाँ होता ही नहीं है। यहाँ या तो फिर वो बहुत पैसे वाला आदमी है, नॉबल्स हैं, और या फिर भिखारी ही है, मिडिल क्लास नहीं है। यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि ये बीच में जो जो ट्रेडिंग पीपल हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, महाजन हैं, सेठ हैं, नगर सेठ हैं, जाहिर सी बात है ये मनसबदार तो नहीं हुए और ये गरीब भी नहीं हुए, तो ये तो हुए ना मिडिल क्लास के लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कई मामलों में। उसमें एक मामला ये भी है। दूसरा हमने ये बताया था कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी जिसके बारे में। तीसरा अर्बन प्रोफेशनल के बारे में क्या कहता है वो? अच्छा, ये जो सेठ शब्द बना हुआ है ना, ये सेठ नहीं है, ये एक्चुअली जो शब्द है वो है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, हाँ, श्रेष्ठ ही है, जो आगे चल के सेठ बन गया। सेठ बन गया है, हाँ। और जो ये भी दो प्रकार के होते थे, व्यापारी दो प्रकार के थे, एक थे श्रेष्ठी, एक थे सार्थवाह। ठीक है, श्रेष्ठी वो होते थे जो
जिनका बिजनेस हाउस एक जगह पे स्टेब्लिश होता था, एक जगह पे गल्ले पे अपना बैठ के अपना दुकान चलाते थे, और दूसरे होते थे सार्थवाह जो टहल टहल के अपना सामान बेचते थे, लाइक वेंडर्स, ठीक है, हॉकर्स। तो सार्थवाह वो होते थे जो सामान फेरी वाले के जैसे सामान बेचते थे, जा जा करके बेचते थे, और जिन्होंने दुकान स्टैब्लिश कर दिया है, खरीदने वाले जहां आते थे वो होते थे सेठ। तो ये फर्क होता है श्रेष्ठ और सार्थवाह में। समझ में आ गया अंतर कि नहीं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेडी वाला या वेंडर्स यस हॉकर्स, सर। हाँ, इसमें जो अंतर है वही सेम है। सार्थवाह में भी कुछ एक बड़े व्यापारी थे, ऐसा नहीं था, बड़े बड़े कारवां काफिला लेकर के चला करते थे, व्यापार करते थे। अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल ग्रुप्स जैसे कि फिजिशियन, जिसे उस दौर में हकीम या वैद्य कहते थे, टीचर्स यानी पंडित या मुल्ला, अगर जो है हिंदू होगा तो पंडित, मुस्लिम होगा तो मुल्ला, लॉयर वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, कैलीग्राफर समझते हो, वो जो यस सर, जो हैंड राइटिंग डिजाइनिंग करता है। तो ये सारे लोग अर्बन प्रोफेशनल्स होते थे। दे यूजुअली लिव्ड इन टाउन्स व्हाइल सम डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पैटर्नेज। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि इंपीरियल पैटर्नेज पे डिपेंड करते थे, मतलब जो अपना अलग से कोई बिजनेस नहीं चलाते थे, बल्कि राजा की इच्छा पर चलता था। राजा का अपना दरबार होता था, उनके दरबार में ये रहते थे और राजा से पैसे लेते थे। मेनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग other patterns while still others served ordinary people in crowded markets and bazaars. तो ज्यादातर इसमें ऐसे होते थे जो कि सरकारी खजाने पर आश्रित थे, मतलब राजा की कृपा पर, और कुछ ऐसे थे जो मार्केट में अपना भी धंधा चला लेते थे, चल जाता था। ये अर्बन प्रोफेशनल्स थे। स्लेव के बारे में क्या आप क्या जानते हो? स्लेव के बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है? तो स्लेव के बारे में ऑलमोस्ट सभी ने जानकारी थोड़ी बहुत दी है, लाइक इब्न बतूता से भी हमें पता चलता है, और खास करके इब्न बतूता से ही पता चलता है स्लेव्स के बारे में। क्या पता चलता है? अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन, कि स्लेव और उसके यूज के बारे में आप बताइए, और दूसरा, इब्न बतूता क्या कहता है स्लेव्स के बारे में। दोनों का ही आंसर एक होगा। मतलब स्लेव के बारे में कौन बताता है? इब्न बतूता ही बताता है, कोई और नहीं। सुनो ध्यान से। वो बताता है कि स्लेव यहाँ पर ओपनली मार्केट में खरीदे और बेचे जाते थे, मतलब स्लेव ना हो गए आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चा, उसी तरीके से उनके भी ठेले लगते थे मार्केट में। ऐसे स्लेव बुला करके खड़े कर दिए जाते थे। कोई भी व्यक्ति आता था, अपने पसंद का स्लेव खरीद लेता था कि भाई इसका क्या रेट है, इसका कम करो, नहीं इसका तो देखो आंख से ठीक से देख भी नहीं पा रहा है, इसका देखो लगड़ा के चल रहा है, इसका कम करो दाम, ठीक है। उसका मोल भाव होता था बाकायदा, जैसे आज आम का होता है ना, तो उस दौर में स्लेव का भी होता था। लाइक एनी अदर कमोडिटी, स्लेव्स वर एक्सचेंज एज गिफ्ट्स। स्लेव गिफ्ट के रूप में भी दिए जाते थे। जैसे आज आप किसी के घर में जाते हो कहीं, तो मिठाई का डिब्बा लेके जाते हो, या कोई और गिफ्ट, बर्थडे पे किसी के गए तो आप एक जो है कोई चीज उठा करके उसको गिफ्ट कर दी, पेन, पेंसिल, रबर, कागज, कुछ भी। स्लेव के साथ भी ऐसा होता था कि हम गए किसी के बर्थडे पे, 2 स्लेव दे के आए। इस तरह से वो गिफ्ट में भी एक्सचेंज होते थे। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचता है तो वो बताता है कि वहां से उसने घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे और स्लेव खरीदे। मतलब घोड़ा, ऊंट और स्लेव में कोई फर्क नहीं है, तीनों खरीदे जा सकते हैं। और ले आकर के मोहम्मद बिन तुगलक को उसने दिया, ठीक है। सारे स्लेव एक जैसे नहीं होते थे, उनके बीच में डिफरेंशिएशन भी होता था। कुछ हाई ग्रेड स्लेव होते थे, कुछ लो ग्रेड स्लेव होते थे। जैसे फीमेल स्लेव जो थी, ज्यादातर उनका इस्तेमाल म्यूजिक और डांस में किया जाता था, जो थोड़ी सी खूबसूरत होती थी या फिर डांस म्यूजिक अच्छा कर लेती थी, ऐसे स्लेव का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड टू कीप वॉच ऑन हिज नोबल्स। सुल्तान ये भी काम करता था। सुल्तान क्या करता था, अपने नोबल्स को कभी कभी फीमेल स्लेव गिफ्ट के रूप में दे देता था, ये रखो। और स्लेव को वो पहले से बता के रखता था तुम्हारा काम क्या होगा,
इस पे निगाह रखना। अगर ये कभी बदतमीजी करे, कोई बदमाशी करे, कहीं विद्रोह करने की सूचना तुम्हें मिले तो हमें जरूर इत्तला करना। तो इस तरीके से ये स्लेव्स कभी कभी स्पाइस के रूप में भी काम करते थे। कुछ स्लेव्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक लेबर के रूप में होता था, मतलब घर के काम करने के लिए होता था, झाड़ू पटका चौका बात, ये सब चीजें। ठीक है। इब्न बतूता ने ये भी बताया कि जो है मेन एंड विमेन स्लेव्स कैरीड पेलनकीन्स और डोला आल्सो। पालकी वालकी उठाने के लिए भी स्लेव का इस्तेमाल होता था। ये सारे काम थे स्लेव के, और सबके दाम अलग अलग होते हैं। जैसे मेल स्लेव का ज्यादा दाम होता था, फीमेल्स का कम होता था। फीमेल में भी जो स्पाइस वगैरह होती थी उनका थोड़ा ज्यादा होता था, झाड़ू पोछा करने वाली का कम होता था। वो डिपेंड करता था उनकी क्वालिटी के ऊपर। द प्राइस ऑफ स्लेव्स, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वाज वेरी लो। सबसे सस्ते में जो बिकती थी वो थी महिलाएं, खास करके जो घरों में काम करने वाली थी। स्लेव के बारे में समझ में आ गया? कोई डाउट किसी का? सर इनका भी कोई पर्टिकुलर कास्ट होता था स्लेव का? नहीं, कास्ट नहीं होता था। स्लेव का कैसे कास्ट हो? स्लेव तो स्लेव है। तब वो कौन से वर्ण से बिलोंग करते थे ऐसा? नहीं, कोई इनका वर्ण वगैरह नहीं होता था। स्लेव तो नॉर्मली कोई भी हो सकता है। इसमें ज्यादातर स्लेव के बच्चे स्लेव हुआ करते थे, या युद्धों में जो बंदी बनाए जाते थे वो स्लेव होते थे, या जो बहुत गरीब होते थे वो स्लेव होते थे। भाई बहुत गरीब हैं, सर उनके ये पास। स्पाइसेस क्या बताएं आप? हाँ जी। सर जो आपने बताया कि जो स्पाइसेस होती थी मतलब वुमेन्स में और स्पाइस मेंस में, स्पाइस स्पाइसेस नहीं, स्पाइस। जो वो क्या होता है? जासूस। ओ वो स्पाइस जेट वाला ऐसा कुछ? हाँ, वो जो है जासूस के रूप में काम करती थी। वो किसी को गिफ्ट कर दिया गया, उसके घर में रहेंगी, वही घर का भेदी, और वो पता करती रहेंगी कि इसके घर में कौन कौन मिलने आ रहा है, कौन कौन से इसका चल रहा है जो है हिसाब किताब। कहीं दुश्मन देश से इसके संबंध अच्छे तो नहीं हो रहे हैं, ये सब चीजें वो पता करती थी। कौन विद्रोह की साजिश कर रहा है। सती, सती का भी जिक्र आता है। सती के बारे में बर्नियर खास करके लिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सती के बारे में किसने लिखा है? बर्नियर ने लिखा है। और क्या लिखा है आइए समझते हैं उससे। He mentioned that while some women seem to embrace death cheerfully and others were forced. कहता है कि यहाँ पर जो सती प्रथा वो काफी कॉमन प्रथा है। कुछ औरतें इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं, और कुछ से जबरदस्ती कराया जाता है। एक जगह तो उसने जिक्र किया है कि एक चाइल्ड सती है, ठीक है, जो मुश्किल से 12 साल की लड़की है, इतने में वो विधवा हो गई है और लोग उसको ले जा रहे हैं जलाने के लिए। कहते हैं कि उसको कैसे जलाया जाता था या कैसे सती किया जाता था, उसका बड़ा विभत्स चित्र एक उसने खींचा है। टोल्ड अबाउट ये जो 12 साल की लड़की थी, इसे पहले तो पूरे गहने पहना करके और पूरा शादी जैसा ऐसे तैयार किया जाता है। वो रो रही है, पीट रही है, तबीयत खराब है और जान रही है कि मुझे फूंक देंगे ले जाकर के जिंदा। उसे कुछ नशे की चीज पिलाई जाती है ताकि वो उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। फिर उसके बाद जो है 2-3 ब्राह्मण उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं कि भाग न जाइए। फिर खूब जो है ढोल नगाड़ा पीटते हुए, इतनी शोरगुल करते हुए उसको ले जाया जाता है ताकि उसकी चीखों की आवाज दूर तक ना पहुंचे। इतना ढोल बजाया जाता है। देवी की तरह से ये देवी हो गई, सती होने जा रही है, पति के प्रेम में वो जा रही है उससे मिलने, ये दुनिया भर का। तो इस तरह का ढोंग रचा जाता था। बेसिकली तो उसकी हत्या करी जाती थी। बर्नियर ने इसके बारे में लिखा हुआ है। विमेन लेबरर, विमेन का इस्तेमाल लेबरर के रूप में होता था एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह के प्रोडक्शन में। कमर्शियल एक्टिविटीज में भी कभी कभी औरतें हिस्सा लेती थी, मतलब खास करके बिजनेस हाउसेस की हैं, अगर बिजनेसमैन की घर की औरतें हैं तो वो बिजनेस में भी हिस्सा लेती थी। Therefore, it seems unlikely that women were confined to the private spaces of their home. तो हम ये नहीं कह सकते थे कि औरतें केवल एक ही जगह पे कैद रहती थी। हाँ, कुछ परिवारों को छोड़ दिया जाए
तो औरतों को नॉर्मली आजादी थी। लेबर क्लास की औरतें तो प्रॉपर्ली आजाद होती थी, वो काम करती थी, और साथ में जो बिजनेस क्लास की विमेन होती थी वो भी काम करती थी। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय या कुछ ऐसे जो लोग थे, उन्हीं के घर की औरतें बाकायदा पर्दे में रहती थी और चार दीवारी के अंदर रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैंकोइस बर्नियर एंड हिज ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ओरिजिनल टेक्स्ट उठा रहे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर का। फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब से कुछ एक अंश उठाए गए हैं ताकि आपको अंदाजा लग सके कि वो क्या कुछ बता रहा है। सेम वही सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट वही हैं। थोड़ा सा वो डिटेल में है, इस वजह से ये एक लंबा एपिसोड होगा, तो विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में हम आपको बर्नियर ने क्या कुछ लिखा है इन डिटेल, अभी तो हमने शॉर्ट में समरी पढ़ी, पॉइंट वाइज चीजों को याद किया कि हाँ ये पॉइंट इसमें लिखना है। विमेन लेबर में जैसे उसने 2-3 बातें बताई हैं, और सती के बारे में 2-3 चीजें हैं, स्लेव के बारे में है, अर्बन क्लास के बारे में है, सिटीज के बारे में है। अब हम उसका थोड़ा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछिए।